नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत। आज हम इस ई क्लास में गांधी जी के व्यक्ति व समाज संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्ति व समाज के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी शेयर की। इस ई क्लास में हम गांधी जी की जो सामाजिक व्यवस्था के आधार हैं, सामाजिक व्यवस्था का जो ताना बाना है, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, सामाजिक नीति हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, समाज का एक संपूर्ण दर्शन है, उसके क्या आधार हैं, उन आधारों की चर्चा इस ई क्लास के माध्यम से करेंगे। गांधी जी ने व्यक्ति व समाज को परस्पर टकराहट के संबंधों के संदर्भ में इसको नहीं माना। व्यक्ति के विकास में ही समाज का विकास या समुदाय का विकास की बात कही है। गांधी जी दो बातों पर विशेष जोर देते हैं कि एक तो व्यक्ति के आचरण पर बाहरी नियंत्रण का पूर्ण उन्मूलन हो या वो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो। वो जो भी निर्णय ले या जिस प्रकार का भी वो कार्य करे, वे स्वयं अपनी अंतरात्मा के निर्देशन से या उससे प्रेरित होकर ही करें और उसके मन में समाज के प्रति कोई दुराग्रह नहीं हो और वो समाज के प्रति पूरी तरह निरपवाद रूप से समर्पित हो। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति और समाज के बीच टकराव नहीं होगा, ये एक दूसरे के सहायक सिद्ध होंगे। ऐसा गांधी जी ने व्यक्ति व समाज के संदर्भ में विचारों के रूप में कहा है। इसी कड़ी में आज हम गांधी जी की सामाजिक व्यवस्था के आधार क्या हैं, उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। गांधी जी ने आदर्श सामाजिक व्यवस्था को अहिंसक समाज अर्थात सत्य व अहिंसा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का नाम दिया है। गांधी जी के कल्पना के आदर्श समाज को एक ऐसी विकेंद्रीकृत सामाजिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सत्य, अहिंसा, सेवा भावना, आत्मनिर्भरता और अपने हितों के स्थान पर दूसरों के हितों के लिए अग्रसर करने की प्रवृत्ति समाज के सभी सदस्यों को अनुप्राणित करे। मतलब गांधी जी कहते हैं कि सत्य, अहिंसा, सेवा भावना, आत्मनिर्भरता और अपने हितों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हुए दूसरे के हितों के बारे में वो सोचे और उनके लिए कार्य करें। ऐसी प्रवृत्ति से समाज के सभी सदस्य अनुप्राणित रहें, यानी कि स्वयं अपनी अंतरात्मा से प्रेरित हों। गांधी जी का विश्वास था कि ऐसी सामाजिक प्रणाली में अन्याय या शोषण के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझें कि एक परिवार है, परिवार में 8-10 जो भी मेंबर हैं, वो परिवार के सदस्य केवल अपना हित नहीं सोचें और परिवार के सभी सदस्यों के बारे में
अपनी अंतरात्मा, सत्य, अहिंसा, सेवा भावना और अपने सुखों के स्थान पर दूसरों के सुखों का भी ध्यान रखते हुए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर अगर कार्य करता है तो उस परिवार में टकराट नहीं होगा। इसी को बड़े रूप में गांधी जी ने बताया कि व्यक्ति यदि सत्य, अहिंसा, सेवा भावना और आत्मनिर्भरता तथा अपने हितों के स्थान पर दूसरे के हितों के लिए अग्रसर होकर बिना किसी बाहरी दबाव के, यानी अंतरात्मा की आवाज़ पर वो दूसरों के हितों के लिए कार्य करे, तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था में अन्याय या शोषण के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। ऐसा गांधी जी का मानना था, ऐसा उनका विचार था। गांधी जी ने आदर्श सामाजिक व्यवस्था को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित वर्ण व आश्रम व्यवस्था के आधार पर संगठित किए जाने पर बल दिया। गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि वर्ण व्यवस्था ही एक सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का व्यवहारिक आधार हो सकती है। देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है या विवादित हो सकता है कि गांधी जी पुरानी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का वो वैज्ञानिक आधार बताते हैं और उसके लिए वो 2 शर्तें पहले ही व्यक्ति और समाज के संबंधों के बारे में कह चुके हैं, बता चुके हैं कि एक तो व्यक्ति अपने आचरण में बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रहे। दूसरा, अपनी अंतरात्मा के आदेशों से वो शासित होते हुए समाज के लिए या समुदाय के लिए पूरी तरह समर्पित रहे, तब जाके ये वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का औचित्य सिद्ध होता है। और इन्हीं को मानकर गांधी जी ने अपने सामाजिक व्यवस्था के आधारों का विश्लेषण किया है और बताया है कि ये ऐसी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर चलने वाली ऐसी एक सामाजिक व्यवस्था व्यवहारिक आधार ले सकती है। जो पहला आधार बताया वो है वर्ण व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, कैसा होना चाहिए। गांधी जी के मत में वर्ण व्यवस्था मूल रूप से समाज के सदस्यों की क्षमताओं या योग्यताओं के अनुसार उनके कर्तव्यों के विभाजन की वैज्ञानिक प्रणाली या व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, जैसा कि 4 वर्णों की बात भारतीय प्राचीन स्मृतियों में, भारतीय ग्रंथों में या भारतीय सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन गांधी जी इसमें भी वैज्ञानिक प्रणाली की बात करते हैं कि उनमें मूल रूप से समाज के सदस्यों की क्षमताओं कि उसमें क्या क्षमता है, क्या उसकी योग्यता है और उसकी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही उनके कर्तव्यों का विभाजन होना चाहिए। और उसी को वैज्ञानिक प्रणाली या व्यवस्था का नाम गांधी जी ने दिया है। इसका उद्देश्य वर्णों के सदस्यों के मध्य हीनता या श्रेष्ठता का भेद उत्पन्न करना नहीं है। उनका मत है कि कर्तव्यों का व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार 4 भागों में वर्गीकरण प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित सिद्धांत मात्र नहीं है, अपितु यह एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। गांधी जी ने इसको बहुत बड़े स्तर पर इस चीज़ को परिभाषित या वर्णित करने का काम किया है कि ये जो 4 भागों में भारतीय समाज 4 वर्णों में वर्गीकृत है, ये कोई सिद्धांत मात्र नहीं है, अपितु यह एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। क्योंकि मनुष्य की क्षमताओं और योग्यताओं में समानता नहीं होती है,
प्रत्येक व्यक्ति क्षमता और योग्यता के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का दृष्टिकोण रूढ़िवाद से ग्रसित और परंपरावादी नहीं है। उन्होंने वर्णों के अनुसार मनुष्य के कर्तव्य विभाजन की इस योजना में 2 अनिवार्य बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक माना है। पहला है वर्णों का संबंध कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशेष गतिविधि करने में उसकी स्वाभाविक दक्षता या योग्यता से है। वर्णों का जो विभाजन है या वर्णों के संदर्भ में जो भारतीय ग्रंथों में, स्मृतियों में, धार्मिक आचरण में या सामाजिक व्यवस्था में पाया गया है, उसके बारे में गांधी जी कहते हैं कि उनकी 2 अनिवार्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। वो है वर्णों का संबंध किसी व्यक्ति द्वारा कोई विशेष गतिविधि करने से उसकी स्वाभाविक दक्षता या योग्यता से है। किसी विशेष वर्ण की सदस्यता को व्यक्ति की सामाजिक श्रेष्ठता या निम्नता का आधार नहीं बनाया जा सकता। अब वही बात आती है कि शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। इस बात से गांधी जी कतई सहमत नहीं हैं, या उनके साथ कानूनी रूप से या सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव किया जाए वो गांधी जी अस्वीकार करते हैं। वो उनका मानना है कि वर्णों का वर्गीकरण उसकी विशेष गतिविधियों के और उसकी स्वाभाविक दक्षता के आधार पर उसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। किसी विशेष वर्ण की सदस्यता या उसमें जन्म लेने से व्यक्ति की सामाजिक श्रेष्ठता व निम्नता को आधार नहीं बनाया जा सकता। दूसरा जो गांधी जी ने बताया है, योग्यता या क्षमताओं के अनुरूप विशिष्ट वर्ण की सदस्यता किसी व्यक्ति को दूसरे वर्णों से बिल्कुल अलग नहीं कर देती है। उनका ये भी मानना है कि चारों वर्ण आपस में परस्पर एक दूसरे पर स्थायी रूप से निर्भर हैं और उनमें कहीं श्रेष्ठता और हीनता की भावना नहीं हो सकती। इसी आधार पर वो कहते हैं कि विशिष्ट वर्ण की सदस्यता किसी व्यक्ति को दूसरे वर्णों से बिल्कुल अलग नहीं कर देती। कर्तव्यों का वर्गीकरण वर्गों के पृथक्करण का आधार नहीं है, अपितु समस्त वर्णों के सदस्यों और उनकी गतिविधियों के मध्य में पारस्परिकता और सहयोग की प्रवृत्ति को सुनिश्चित करता है। अतः एक वर्ण का सदस्य दूसरे वर्ण के सदस्यों के कार्यों के प्रति उपेक्षा, उदासीनता या अवहेलना का भाव नहीं रख सकता, क्योंकि अपने वर्ण से जुड़े कार्यों का पालन करते हुए वह स्वयं भी दूसरे वर्ण के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों से आवश्यक रूप से निर्भर रहता है। उनका ये कहना है कि एक वर्ण का व्यक्ति अपने श्रेष्ठता या अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं। और इसी संदर्भ में गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि वो अपने वर्ण से जुड़े कार्यों का पालन करते हुए स्वयं भी दूसरे के वर्णों के सदस्यों द्वारा किए कार्यों को आवश्यक रूप से उन पर वो निर्भर रहता है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। उपरोक्त स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में गांधी जी का दृष्टिकोण प्राचीन यूनानी विचारक प्लेटो की न्याय की धारणा से समानता रखता है। प्लेटो ने न्याय की अवधारणा में समाज के 3 वर्गों की बात कही है: संरक्षक वर्ग, नंबर 2 सैनिक वर्ग और नंबर 3 उत्पादक वर्ग में संगठित समाज को बताया है। और यह अपेक्षा भी करता है कि जिस व्यक्ति में जिस योग्यता या गुण की प्रधानता है, यानी कि जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की क्षमता है, योग्यता है, गुण है या उनकी प्रधानता है, वह व्यक्ति या वर्ग अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करे तथा अन्य किसी भी व्यक्ति
व्यक्ति या वर्ग के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, यही न्याय है। ये प्लेटो के नज़दीक उनका विचार चला जाता है, क्योंकि प्लेटो ने अपने न्याय व्यवस्था में यही बताया है। न्याय के बारे में अगर प्लेटो के विचारों की बात कहें कि न्याय क्या है, तो प्लेटो यही कहता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता और गुणों के आधार पर अपने कार्यों को करे और किसी दूसरे के कार्यों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करे, यही न्याय है। और इसी संदर्भ को गांधी जी ने भी अपनी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में माना है, उसको स्वीकार किया है कि ऐसा होगा तो सामाजिक समरसता और सामाजिक भाईचारा बना रहेगा। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ कदापि यह नहीं है कि एक वर्ण का सदस्य कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति या सामाजिक व्यवस्था में देखा गया है कि सदियों तक वर्णों का के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना चला है और उसमें श्रेष्ठता और हीनता की भावना उत्पन्न हुई। अस्पृश्यता भी उसी का एक रूप है, जाति व्यवस्था भी उसका एक रूप है, ऊंच नीच का जो भेद है वो भी उसका एक रूप है। लेकिन गांधी जी ने इस बात को अस्वीकार किया और कहा कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ कदापि यह नहीं है कि एक वर्ण का सदस्य कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता। उनके शब्दों में ब्राह्मण केवल शिक्षक नहीं होता, वह मुख्यतः एक शिक्षक तो होता है, किंतु यदि कोई ब्राह्मण शारीरिक श्रम करने से मना करे तो उसे गलत या पागल मूड ही माना जाना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई राजपूत ज्ञान से शून्य हो तो उसके शौर्य अथवा ताकत की कोई सार्थकता नहीं है, चाहे वह हथियारों का कितना ही धनी क्यों नहीं हो। इसी प्रकार यदि कोई वैश्य स्वयं अपने नैतिक विकास की चेतना से युक्त ज्ञान का भाव नहीं रखता हो तो वह समाजघाती राक्षस के समान बन सकता है। गांधी जी इस वर्ण व्यवस्था का जो प्राचीन सामाजिक ताना बाना था उसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि व्यक्ति अपने वर्ण से संबंधित कार्यों के अलावा दूसरे कार्य कर सकता है और उसको किसी भी रूप में उसको समाज द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर ब्राह्मण शिक्षक के रूप में माना जाता है, लेकिन अगर वो और अन्य प्रकार के शारीरिक श्रम करने से मना करता है तो वो गलत है, ऐसा गांधी जी ने कहा है। इसी प्रकार राजपूत या क्षत्रिय के उनको कहा है कि यदि कोई क्षत्रिय ज्ञान से शून्य है तो वो उसकी कोई सार्थकता नहीं है, उसकी ताकत उसके शौर्य का कोई अर्थ नहीं है, वो समाज के हित में नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान शून्यता है। और इसी प्रकार वैश्य वर्ग के बारे में कहा है कि वो स्वयं अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए अगर नैतिकता का भाव नहीं रखता हो और वो अपने हितों के बारे में ही सोचे तो उसके लिए गांधी जी ने उसको समाजघाती राक्षस की उपमा के रूप में उसको बताया है। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि वर्णों के नाम पर असमानता के वो समर्थन नहीं करते हैं। शूद्र वर्ण को निम्न समझने के दृष्टिकोण को धर्म सम्मत या शास्त्र सम्मत बताने वालों के तर्कों को गांधी ने दृढ़तापूर्वक नकारा और उनका घोर विरोध किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यदि कोई शास्त्र असमानता का समर्थन करता है तो वो उसे शास्त्र मानना ही उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा कि वर्ण और आश्रम व्यवस्था संसार में हिंदुत्व के महान उपहार हैं, किंतु आज मेरी कल्पना के वर्ण और आश्रम अस्तित्व में नहीं हैं, क्योंकि
तत्कालीन वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में बहुत सारी कमियां थी। उन कमियों के कारण मानव और समाज, व्यक्ति और समाज में टकराहट की स्थिति पैदा थी, अन्याय और शोषण हो रहा था। उसका वो उसके खिलाफ थे, उसका विरोध करते थे और उसके लिए उन्होंने काम भी किया। अछूतों के लिए, अस्पृश्यता के का जो एक गलत रूढ़ी समाज में पनपी हुई थी उसका विरोध किया। मंदिरों में शूद्र के प्रवेश का उन्होंने विरोध किया और उनके लिए उन्होंने स्पेशल हरिजन नाम की उपमा उन लोगों को दी और उस संदर्भ में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जो शूद्र वर्ण था या हरिजन वर्ग था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए और इस संदर्भ में कहा कि अगर ऐसा होता है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगा। जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था थी उसको स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन यदि मेरे मन के अनुरूप या मेरे बताए मार्ग के अनुरूप अगर यह व्यवस्था स्थापित होती है तो ये संसार में हिंदुत्व के नाम पर एक महान देन है या उपहार है। किंतु आज मेरी कल्पना के वर्ण और आश्रम अस्तित्व में नहीं हैं। आश्रम तो बिल्कुल ही समाप्त हो गए हैं और वर्ण विकृत होकर विशेषाधिकारों में परिवर्तित हो गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होना आज अभिमान का प्रतीक माना जाने लगा है। वर्ण के आधार पर अभिमान का दावा धर्म के विपरीत है। यदि धर्म के आधार पर शूद्र को हीन माना जाता है और इसे धर्म का हिस्सा माना जाता है तो यह सत्य नहीं है। वस्तुतः किसी वर्ण को हीन या छोटा मानना धर्म नहीं अपितु धर्म का निषेध है। गांधी जी के सामाजिक आधारों की ये एक बिंदु पर आज हमने चर्चा करी। आगे ये चर्चा अगले पार्ट 2 में हम करेंगे, क्योंकि ये विषय एक बहुत ही गंभीर है और व्यक्ति और समाज के संदर्भ से जुड़ी हुई है, जिस पर पूरी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था का ताना बाना और मैं कहूँ कि पूरे राष्ट्र का ताना बाना, उसके विकास या उसके विनाश का ताना बाना इस पर आधारित होता है। इसलिए आगे की जो सामाजिक संबंधों का जो आधार गांधी जी ने बताया है या सामाजिक व्यवस्था का आधार जो गांधी जी ने बताया है, उसके अगले बिंदुओं की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें। पुनः एक बार आप धन्यवाद।